पहले बताया, मार्केट डिमांड भी आपको बताया, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड और इलास्टिसिटी। ये मैंने कहा कि इलास्टिसिटी क्यों चेंज होता है। इलास्टिसिटी उसका एक सिंपल एग्जांपल आपका भी दिया कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा पहले एग्जाम में नंबर लाता है 100 में 10 नंबर और एक बच्चा लाता है 100 में 20 नंबर, लेकिन जब दूसरा एग्जाम से होता है तो पहले का फिर जब होता है तो उसके नंबर आते हैं 10 में 12 नंबर और दूसरे बच्चे का नंबर आता है 100 में 90 नंबर, मतलब 100 में 90 आता है। तो क्या दोनों चेंजेस सेम है? नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा, ये पूछे इसमें क्वेश्चन आता है कि उसमें भी चेंज तो दोनों में हो रहा, किसी में ज्यादा हो रहा है किसी में कम हो रहा, लेकिन ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं क्वांटिटी में? तो उसका एक रीजन यही है कि भाई अगर हम ऐसे कहा जाए तो नंबर उसके ऐसे तो हवा में आ नहीं गए, उसने कॉपी में लिखा होगा, तो उसका क्या वो मैग्नीट्यूड है, वो उसकी गुणवत्ता है, उसका परिमाण है कि हम इसके वजह से मेरे नंबर ज्यादा आए और उसने मेहनत कम की तो उसके नंबर, तो ये मेरिट किसकी है? उस व्यक्ति की है। अगर मैंने रबर बैंड को खींचा तो वो कम दूरी तक टूट गया, तो उसकी मैग्नीट्यूड है ना, और एक को खींचा तो लंबा लंबा उसका स्ट्रेस हुआ। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये इलास्टिसिटी क्यों हो रही है? क्योंकि उसकी ये गुणवत्ता है, उसकी ये मेरिट है, जिसके वजह से ये रिजल्ट आ रहा है। एक थोड़ा खींच में टूट जाता है, एक लंबा खींचता है। तो वही चीज आपके नंबर में भी है कि आपने कम मेहनत की, जितना मेहनत किया उतना ही नंबर मिला, अगर नहीं करेंगे तो एज इट इज उतना ही आता। प्राइस उसको छोड़ दीजिए, बाद में बात करते हैं। अगर आप मान लीजिए ना पढ़ें तो आपके 10 में 100 में 10 आए थे तो 100 में 8 भी हो सकता है ना। तो जरूरी नहीं कि 100 में 10 आया तो 12 ही आएगा, क्योंकि 12 आया था तो आप मेहनत जितना किए थे 12 आया, अगली बार आप उससे भी कम मेहनत किए तो 8 भी हो सकता है, और ज्यादा मेहनत किए तो आपके 90 भी हो सकते हैं। तो ये जो चेंजेस हुए इसी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ चेंजेस को। जैसे अभी अब प्राइस पे आते हैं, यही बात तो कह रहा है कि इलास्टिसिटी क्या है कि प्राइस के सब डिपेंड करता है कि प्राइस का बढ़ना और प्राइस का घटना ये हमारी क्वांटिटी पे इंपैक्ट डालता है। यही बात समझाने की कोशिश कर रहा है, इसमें और कुछ तो है नहीं। और इसने कह दिया कि इसमें कौन सा इलास्टिक होगा, कौन इनइलास्टिक होगा, कौन यूनिटरी होगा, कौन सा वाई पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा और कौन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ये पांच ही चीज की तो बात कर रहे हैं इसमें, इसका एक नाम दे दिया। लेकिन अगर आप उसको एक तरीके से समझें तो इसका मेन कंसेंट यही है कि आपको उसमें क्वांटिटी में किसी की चीज के बढ़ने और घटने से उसकी क्वांटिटी में क्या चेंजेस आते हैं, कहीं ज्यादा आएगा, किसी कम आएगा, कहीं बराबर आएगा, इक्वल। जितना प्राइस बढ़ा उतना ही डिमांड भी, क्वांटिटी भी बढ़ गया तो क्या हुआ, इक्वल हुआ ना। तो जैसे मैंने बताया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का भी एग्जांपल आपको दिया कि कभी भी न्यूमरेटर को अगर न्यूमरेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी? 1 से ज्यादा आएगी, कम आएगी? करके देखो कोई भी नंबर भाई, अगर आप 10 न्यूमरेटर ज्यादा है और 8 है तो 8 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 1 से ज्यादा आएगी। और अगर आपका न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज्यादा है तो क्या आएगी? 1 से कम आएगी। इसी चीज को वो कह रहे हैं। और अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। और 1 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा? तो यही चीज को समझाने का तो कोशिश किया गया और इसमें और कुछ नहीं है। लेकिन ये तो आपने एक्सप्लेन किया। अब इसी पे आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करना है। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है और ये फॉर्मूला बेस्ड है, ये आपको 100% एग्जाम में आता है और आएगा। ये क्वेश्चन करीब 13-14 क्वेश्चन हमने इसमें आपको करा रहा हूं, बाकी आप बुक से और करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही। और लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए, हर वैल्यू आपकी लैंग्वेज में दिया नहीं होगा। अभी जैसे आपको एग्जांपल अभी हम दिखाएं कराएंगे कि सारी चीजें आपके उसमें एग्जांपल में क्वेश्चन में नहीं दिया होगा न्यूमेरिकल्स में, उसको आपको समझ के आपको अपने न्यूमेरिकल्स में नंबर में चेंजेस लाने होंगे। आप कैसे लाएंगे देखो, जैसे कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी जो है, ईडी, ईडी मतलब क्या हुआ? इलास्टिसिटी, इसको ईडी दिया गया है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला सही है गलत है? सही है कि जो हमारे डिमांड, जितना परसेंट हमारा डिमांड में चेंज हुआ, मतलब हमारी क्वांटिटी में, उसको हम डिवाइड करते हैं जो प्राइस परसेंटेज, जिसको मैंने कहा था कि आपकी प्राइस 50% हो गई और क्वांटिटी 2% हुई, तो क्वांटिटी में 2% चेंजेस आया और प्राइस में कितना आया? 50% चेंजेस आया, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो। ठीक, इसको हम
जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी करते हैं तो इसका फॉर्मूला है Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड अपॉन Q0 इंटू 100। अब यहां का मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया, Q0 का मतलब ओल्ड क्वांटिटी जो पहले दी हुई है, और Q1 का मतलब न्यू क्वांटिटी, P0 का मतलब क्या है, ओल्ड प्राइस, और P1 का मतलब न्यू प्राइस। ये चार चीज तो सिंपल सिंपल, अगर चारों वैल्यू दिया रहेगा तो बहुत तो आसान आप निकाल लोगे, सीधे वैल्यू पुट कर दोगे। लेकिन कुछ वैल्यू नहीं भी दिए होंगे और आपको वो निकालना है। कहीं कहीं पे होगा कि ईडी की वैल्यू दी हुई है, और ईडी हमेशा क्या होगा, आप इस पे नहीं जाएंगे कि अगर माइनस को इसमें कोई नहीं मानना है, नेगेटिव में आएगा, लेकिन आप उसको पॉजिटिव मानेंगे, नेगेटिव इसमें कुछ नहीं होता है। तो नेगेटिव का मतलब आप उसके चक्कर में ना जाइएगा, क्योंकि यहां नेगेटिव का कंसेप्ट ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो ED इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P0 अपॉन Q0 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड अपॉन P1 माइनस P0 इंटू P0 अपॉन Q0, ये फॉर्मूला है। और ED इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज प्राइस ऑफ डिमांड हैज इनवर्स रिलेशन। नेगेटिव इसलिए होता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स होता है, तो इसलिए वो नेगेटिव रहेगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा। अब आओ क्वेश्चन सॉल्व करो, लिखते भी जाओ। व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड फॉल बाय 10%, इसको सॉल्व भी करना खुद से। व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड फॉल बाय 10%, देन इट्स डिमांड इंक्रीजेस बाय 15%। दिख रहा है इधर गर्ल्स, लिखो। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड फॉल, ये वर्ड देखना, गुड फॉल 10%, देन इट्स डिमांड इंक्रीजेस बाय 15%। प्राइस की फॉल होने से किसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी हमारी बढ़ रही है 15%। फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब सीधे से फॉर्मूला फिट कर दोगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो कितना बता रहा, 15% क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इंक्रीजेस है। तो 15 को प्लस, पहले हमने सिंबल 5 प्लस दिया है, और 10% फॉल हो रहा है, वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव। तो ये आ गया। अब इसको डिवाइड करो तो आंसर कितने में आएगा। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, ये देखो यहां पे चेंजेस किसी को, देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ऊपर अगर कोई माइनस वैल्यू है, मान लिया आपका न्यूमरेटर माइनस में है और डिनोमिनेटर प्लस में है, तो क्या आंसर आएगा, पढ़ा है मैथ्स ना 10th में, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ रहा है, इलास्टिसिटी माइनस में आ रहा है। तो चाहे आपका न्यूमरेटर माइनस में हो और चाहे डिनोमिनेटर माइनस में हो, चाहे आपका न्यूमरेटर प्लस में हो और चाहे आपका न्यूमरेटर माइनस में हो, दोनों कंडीशन में माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस। तो इसलिए देखिए यहाँ पे सिंबल मैंने दिया है कि ये जो है प्लस माइनस माइनस ही आएगा, चाहे डिनोमिनेटर आपका, मैंने कहा ना 15% क्या था आपका, न्यूमरेटर था कि डिनोमिनेटर, अभी जो लिखे हो इंक्रीजेज है 15%, तो ये क्या है, ये न्यूमरेटर है, और 10% क्या है, डिनोमिनेटर है, तो 10% फॉल है और 15% इंक्रीज है, तो प्लस और नीचे माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही आएगा। तो यही देखो ये आया, इसको डिवाइड किया तो -1.5। अब यहां माइनस के चक्कर में ना पड़ना कि माइनस का मतलब हुआ है कि आप वहां पे उसको माइनस में समझेंगे। 1.5 का मतलब कि मोर देन 1, मोर देन 1 का मतलब क्या हुआ, मोर देन 1 इलास्टिक हुआ ना, जो अभी आपने कल पढ़ा था। देखो तो आपको केवल ओनली सी वैल्यू, वैल्यू को देखना है, ना कि आप इसके साइन को देखेंगे कि प्लस है कि माइनस है। लेकिन जानकारी के लिए बता दिया कि हमेशा इलास्टिसिटी जो आपकी है माइनस में ही आएगा, चाहे -0 पॉइंट आए, चाहे -1.5 आए, चाहे -3.5 आएगा, माइनस में ही वैल्यू। तो आपको साइन पे नहीं जाना है, आपको वैल्यू पे जाना है कि अगर 1 से ज्यादा है तो वो इलास्टिक, मोर देन इलास्टिक है, 1 से कम उसकी वैल्यू आ रही है तो लेस देन इलास्टिक है, इक्वल 1 आ रहा तो क्या है वो, अगर इक्वल आएगा तो क्या आएगा, कल पढ़ा था ना, इक्वल पे क्या था, लिखा भी था
परफेक्टली होगा। और अगर मान लो ये आया तो क्या होगा? परफेक्टली तो ये आएगा ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये देखो जीरो आएगा तो क्या होगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्स आएगा मतलब इन्फिनिटिव आएगा तो क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और अगर लेस देन आएगा तो क्या होगा? स्टीपर कर्व होगा। और मोर देन होगा तो फ्लैटर होगा। और वन आएगा तो इक्वल आएगा तो क्या होगा? यही होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। ये लिख लिया पहला, तो ये क्या हुआ? मोर देन इलास्टिक। इसको लिखोगे, ये क्वेश्चन पूछेगा कि इलास्टिक कैसा इलास्टिक है, लेस देन इलास्टिक है कि मोर देन इलास्टिक है, कि यूनिटरी है, कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ये पांच ही की बात की थी, तो लिखोगे मोर देन इलास्टिक। वन से इसलिए ड्यू टू मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एट ए प्राइस ऑफ ₹20 पर यूनिट, as a price of ₹20 per unit, the quantity demanded of a commodity is 300 unit. When its price fall by ₹4, its quantity demanded rises to 450 unit. लिख लिया? अब ध्यान से देखो, लिखना बाद में। क्वेश्चन लिख लिया ना सबने? लिख लिया? लिखो, जल्दी लिखो। एट ए प्राइस ऑफ ₹20 per unit, the quantity demanded of a commodity is 300 unit. When its price fall by ₹4, its quantity demanded rises to 450 unit. Calculate its price elasticity. यहां पे क्या मांग रहा है वो? प्राइस इलास्टिसिटी को आपको निकालना है। तो पहला देखो, पहला प्राइस क्या दिया हुआ है? 20 रुपए। पी जीरो क्या होगा? 20। क्यू जीरो कितना कह रहा है? कितना यूनिट उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है? पुरानी प्राइस, ओल्ड प्राइस और ओल्ड क्वांटिटी, यानी कि 20 रुपीज जब प्राइस थी तो उसकी क्वांटिटी 300 यूनिट थी। ठीक। अब कह रहा है कि व्हेन इट प्राइस फॉल बाय ₹4, ध्यान से देखना, वो प्राइस कह रहा है कि पहली जो प्राइस थी इसमें 4 रुपए की गिरावट आ गई, लेस हो गया। तो अगर 20 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा? 16। तो उसकी न्यू प्राइस वैल्यू आ गई 16 आ गया। कोई दिया नहीं हुआ, लेकिन आपको कह रहा कि ये सेंटेंस में देखना है कि राइज हो रहा है कि फॉल हो रहा है। तो ये कह रहा कि पहली प्राइस में गिरावट आ गई, दूसरी प्राइस निकालना है आपको। तो 20 से -4 करेंगे तो 16 आ गया। तो 16 आपकी क्या होगी? न्यू प्राइस हो गई। अब क्वांटिटी कह रहा कि गिरावट आ गई, तो क्या उसकी राइजेस होगी डिमांडेड? 450, यानी कि Q1 भी आपको दिया हुआ है 450। आप इसी फॉर्मूला पे फिट करो, सीधे निकालो, सॉल्व करो अपने से। ये चारों वैल्यू आ गई आपको। आंसर देखो -2.5 आएगा। तो ये क्या है? मोर इलास्टिक है कि लेस इलास्टिक है? मोर इलास्टिक, क्योंकि 2.5 है। आंसर देखो -2.5 में है। ठीक। तीसरा क्वेश्चन लिखो, अब इसको अपने सॉल्व करो। The quantity demanded of commodity at price of ₹8 is
600 unit is 600 unit. Its price fall by 20%, 25%. Its price fall by 25% and quantity demand rises by 120 units. कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी आपको ईडी निकालना है, अगला क्वेश्चन आएंगे तो ईडी की वैल्यू दी रहेगी, तो आपको वहां क्वांटिटी या प्राइस निकालना होगा। जो पूछ रहा है वो निकालना है, बाकी चीजें वैल्यू दी हुई है। लिख लिए? सॉल्व करो। है 4.8 कहां से 4.8 आ गया? 0.8 आना चाहिए। ट्राई करो, किसी का देखते हैं क्या आता है, फिर बताएंगे तो है ही। आया 0.8 आया? दिखाओ जरा, किसका है? किसका है जरा दिखाओ। अरे लाओ, कोई बात नहीं, रफ है तो कौन सा। कहाँ लिखा? सही लिखा लो, सही लिखा दिखाओ। और किसी का आया 0.8? देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉमोडिटी एट प्राइस ऑफ रुपीज, यहां देखो ध्यान से गर्ल्स, बॉयज पीछे, लास्ट बॉय। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉमोडिटी ऑफ प्राइस इज ₹8 इज 600। प्राइस भी दिया हुआ है और Q1 भी दिया हुआ है। Q0 Q1 क्लियर है? देखो Q0 8 है, Q0 क्या है? 600 यूनिट दिया हुआ है। अब कह रहा इट प्राइस फॉल बाय 25%, 25% प्राइस घट जा रहा है। किसका? तो पहले प्राइस क्या था? 8 था, तो 8 का हम 25% निकालेंगे। देखो यहां सॉल्व किया है, 25/8 × 100 तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 कह रहा है कि फॉल हुआ है, तो किस में फॉल हुआ है? प्राइस में। तो प्राइस हमारा 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो ये हमारी नई प्राइस वैल्यू आ गई, 6 हो गया। और कह रहा कि जब प्राइस घटा उसमें 25%, तो उसकी डिमांड जो क्वांटिटी डिमांड 120 यूनिट हो गई। तो Q1 हमारा कितना आ गया? यानी 120। पहले हमारी 600 यूनिट थी और 120 उसमें बढ़ गया, तो 600 में 120 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 720। चारों वैल्यू आ गई। अब इसको पुटअप करो, हो गया। तो कितनी वैल्यू आई? ये कैसा है? इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है? क्यों? लेस देन 1 है। ये आपका सिंबल इस तरह लिखेंगे, इट इज लेस देन 1, लेस देन इलास्टिक। क्वेश्चन 4 लिखो। चलो बहुत होशियार बन रहे हो, अब करो। जब हम सॉल्व करके तो बता रहे हो गया, ऐसा ही कर रहे थे सर, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। एट ए प्राइस ऑफ ₹50 पर यूनिट, लिखो, बोल रहा हूं, लिखो। एट ए प्राइस ऑफ ₹50 पर यूनिट, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कॉमोडिटी at a price of ₹50 per unit, the quantity demanded of a commodity is 1000 unit. जब प्राइस 50 रुपया पर यूनिट था तो कॉमोडिटी की क्वांटिटी हमारी 1000 यूनिट थी, 1000. When it price fall by 10%,
इट्स क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस टू 1080 यूनिट। अब तो निकाल लेना चाहिए मेरे हिसाब से, जल्दी से निकालो। कैलकुलेट इट प्राइस इलास्टिसिटी। हम्म 0.8 इसका भी आ रहा, कैसे? हाँ सही, समझ में आ गया। -0.8, माइनस तो आएगा ही, मैंने पहले बता दिया। तो ये क्या हुआ, इलास्टिक हुआ कि इन इलास्टिक? गुड, होशियार हो गए, पहले सही थे होते हैं। लिखो पांचवा क्वेश्चन लिखो, इसको सॉल्व करो तब माने। चलो अब आंसर छिपा दें। देखो प्राइस इलास्टिसिटी सबका हो गया, चौथा वाला बॉयज इधर। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -1। ये क्या हुआ, क्या वैल्यू है ये? ED -1, ठीक। एट ए गिवन प्राइस द कंज्यूमर बाय 60 यूनिट ऑफ द गुड। At a given price, the consumer buys 60 unit of the good. How many unit will the consumer buy if the price fall by 10%? लिख लिया? आया? फंस गए? सीधा सीधा तो आ रहा था, बड़ा आराम से हो गया। चलो लिखो, ईडी कितना दिया हुआ था? -1। Q0 भी नहीं पता है हमें, और Q0 कितना है? 60 है। Q1 हमें निकालना है। तो पहले हम क्या बताया था कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू कितना है? -10%। और ईडी का फॉर्मूला क्या है? क्या फॉर्मूला बताया था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो -1 की वैल्यू दी हुई है ईडी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी नहीं पता है, डिवाइडेड अपॉन -10%। जब इसको क्रॉस करेंगे तो कितना आया? Q0 = 60, तो इसमें कितना है वो 10% उसका निकालेंगे तो 6 यूनिट, और उसमें ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 66 यूनिट। लिखो समझे ना कैसे आया भाई? 10 को 10 डिवाइडेड अपॉन 100 इंटू 60, तो आपका कितना आएगा? 6 यूनिट आया। तो 6 यूनिट किस में ऐड होगा? क्योंकि आपकी पहली क्वांटिटी 60 दी थी ना, तो 60 में 6 ऐड करेंगे तो 66। क्लियर? लिख लिया सबने? चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% आएगा। ए कंज्यूमर बाय 100 unit of good at a price of ₹5 per unit. A consumer buy 100 units of a good at a price of ₹5 per unit. इसको तुमको लगा सबको निकाल लेना चाहिए, तो फिर गणित के योद्धा नहीं हो तुम लोग। When price changes is by 140 units,
कैलकुलेट द न्यू प्राइस इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2। निकल जाएगा, करो। A consumer buy 100 unit of a good at a price of ₹5 per unit. When price changes, he buy 140 units. Calculate the new price if elasticity of demand is 2. P16 है। P16 है। नहीं, कैसे होगा? सही निकालो। प्राइस 6 है। पहले क्वेश्चन पढ़ो। एक कंज्यूमर बाय 100 यूनिट ऑफ ए गुड एट ए प्राइस ऑफ ₹5। 100 यूनिट अगर उसने खरीदा, ₹5 जब कीमत थी उसकी, ठीक। व्हेन प्राइस चेंजेस, अब प्राइस चेंज हो रहा है यहां पे, बाय 150 यूनिट, सॉरी 140 यूनिट। कैलकुलेट द न्यू प्राइस इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2। प्राइस 3.5। क्या निकाले हो? ये फॉर्मूला होगा, ये देखो। x इज इक्वल टू 4 होगा, 6 नहीं आएगा, मतलब जो नई प्राइस बता रहे हैं वो 4 आएगा। निकालो इसको। भाई आप फिर कंफ्यूज हो रहे हो। ये बताओ, जब कोई चीज दाम घटेगा तो यूनिट बढ़ेगा कि घटेगा, मतलब क्वांटिटी? तो 6 कैसे हो जाएगा? अगर वो ₹5 था और अगर उसकी प्राइस बढ़ जाए, वो ये नहीं लिख रहा कि कितना बढ़ा, वो कह रहा चेंज हुआ, तो आप सीधे सीधे नंबर देखो ना। अगर उसकी प्राइस बढ़ेगी तो वो क्वांटिटी बढ़ाएगा, 100 से 140 यूनिट होगा उसका, नहीं होगा, तो 6 तो होगा ही नहीं। जब भी होगा तो ये फॉल प्राइस डाउन होगा तब ना क्वांटिटी बढ़ेगी। वो ज्यादा दाम होने पे क्यों बढ़ाएगा उसको? तो इसलिए वो 6 नहीं होगा, और होगा वो 4 होगा। ठीक, सॉल्व करो। लिख लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 50 to 60। प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इंक्रीजेस 50 to 60। क्वांटिटी डिमांडेड इनिशियली वॉज 200 यूनिट्स। अब सीधे देखो, सेंटेंस समझो। इनिशियली वॉज 200, यानी कि 50 को कह रहा वो, भाई पुरानी वैल्यू ये हुई, क्वांटिटी कितनी हुई? 200 यूनिट, और 50 से 60 ये न्यू प्राइस हो गई, तो इसकी क्वांटिटी निकालने को कहेगा। देखो, व्हाट शुड बी द न्यू क्वांटिटी सो दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एस्टैब्लिश्ड टू बी यूनिटरी। क्या होगा? लगाओ जल्दी से, अब तो एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। लिख लिया क्वेश्चन? क्वेश्चन सबने लिख लिया? सॉल्व करो। चलो देखो, 50 इनिशियली प्राइस क्या था? 50, और उसके बाद कितना P1 हो गया? 60। क्वांटिटी कहा कि इनिशियली में 200 यूनिट था, और हमें Q1 नहीं पता है, तो उसको X मान लिए। अब इसका निकाल लो, और ED दिया, ED कितना है? -1 दिया, यूनिटरी -1। अब देखो कितना आएगा? -5 कहां से? 160। हाँ,
हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 8 अब निकालो। द मार्केट प्राइस ऑफ ए गुड चेंजेस, द मार्केट प्राइस ऑफ ए गुड चेंजेस फ्रॉम 5 to ₹4। यहां प्राइस क्या हो रहा? घट रहा। चलो, एज ए रिजल्ट द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 12 यूनिट। कुछ चीज तो आपको सेंटेंस समझ के ही आंसर आ जाना चाहिए कि ज्यादा होगा कि कम होगा। आपका ज्यादा आ रहा है तो आपको खुद सोचना चाहिए कि ऐसे इस सेंटेंस का तो उससे धज्जियां उड़ा रहा है, ये कह रहा है और आप उसके आंसर गलत कैसे ला रहे हो। तो पहले सेंटेंस समझ लो, इसका एक पिक्चर बना लो कि ज्यादा होगा कि कम आएगा। सीधे सेंटेंस में दे रहा है ये प्राइस उसकी ₹5 से ₹4 हो गया, एज ए रिजल्ट द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 12 यूनिट। जब दाम घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो यहां कह रहा पहला नहीं पता है हमें, इलास्टिसिटी 1.5 दिया हुआ है, हमको इनिशियल निकालना है। इनिशियल क्या निकालना है? क्वांटिटी निकालना है, और फाइनल क्वांटिटी निकालो। द मार्केट प्राइस ऑफ ए गुड चेंजेस फ्रॉम 5 to ₹4। एज ए रिजल्ट द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 12 यूनिट्स। The price elasticity is 1.5. Find initial and final quantity. Solve करो। P0 is equal to 5, P1 is equal to 4, Q0 हमें पता नहीं x, डेल्टा Q हम निकालें +12, Q1 is equal to x plus 12। अब फॉर्मूला में फिट करो, डेल्टा Q अपॉन P1 माइनस P0 इंटू P0 अपॉन Q0। 1.5 दिया हुआ था आपका इलास्टिसिटी, सॉल्व करो, आंसर आपका आएगा 0.52, मतलब 40 आएगा आपका वो Q0 और Q1 आएगा आपका 6.5, कितना आ रहा? 52, ये है ना 52, 0.52 मतलब, तो जीरो उसके आगे लगाया। Q1 आपका वैल्यू पुट कर दिया, उस पे 40 आया तो x पे कर दो ना, x plus 12, इसकी वैल्यू निकाला ना, तो 52 आया। दूसरा लिखो, अब लिखो इसको, ये आप अपने से करोगे, हम बताएंगे नहीं। चलो, when the price of a commodity rises, when the price of a commodity rises from 10 to 11, P0 P1 है, पता है, क्वांटिटी फॉल बाय 100 यूनिट्स। क्वांटिटी कब घटेगी? ज्यादा होगा, तो ये कह रहा क्वांटिटी फॉल बाय 100 यूनिट। इफ प्राइस इलास्टिसिटी इज 2, कैलकुलेट द क्वांटिटी एट इंक्रीज प्राइस। निकालो। When the price of a commodity rises from 10 to ₹11, its quantity fall by 100 units. Its price elasticity is 2. Calculate the quantity at increased price. इसको करना घर से, और भी क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखो। दूसरा क्वेश्चन लिखो, A consumer buy 14 units of good, क्वेश्चन लिखो, A consumer buy 14 units of a good at a price of ₹8 per unit. At a price ₹7 per unit, he spent ₹98 on the good. लिखो, यहां पे बात नहीं करने को कह रहे हैं, यहां लिखो, बोर्ड पे देखो, यहां A consumer buy 14 units of a good at a price of ₹8 per unit at a price ₹7 per unit.
he spent ₹98 on the good. Calculate price elasticity by percentage method. ध्यान रखना, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी बाय परसेंटेज मेथड. दूसरा क्वेश्चन लिखो. कॉमोडिटी एक्स एंड वाई हैव इक्वल प्राइस. कॉमोडिटी एक्स एंड वाई हैव इक्वल प्राइस. Elasticity of demand. Commodity X and Y have equal price. Elasticity of demand. The demand of X rises from 400 unit to 500 units due to a 20% fall in its price. Calculate percentage fall in demand of Y. Calculate percentage fall in demand of Y if its price rises by 8%. Clear? कितना सॉल्व करना. अभी कल 2-3 क्वेश्चन और बताएंगे. चलो आगे ये देखो. यहां बस कैसे होता है फैक्टर. अब यहां पे एक चीज समझो ध्यान से. कॉपी बंद कर दो, सब बंद करो. जैसे मैंने अभी पढ़ाया तो सबका कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी डिमांड पे फैक्टर इफेक्ट डालता है. ध्यान से सुनो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का. फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इलास्टिसिटी को इफेक्ट डालते हैं? नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट. नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट जो है हमारी इलास्टिसिटी डिमांड को इफेक्ट डालती है. जैसे कैसे? If a good has a large number of substitute, then its demand is likely to be highly elastic. Because a very small increase in price would result in consumer shifting to other product. Example, pen, soap. जो रोज आप चीजें यूज करते हैं. If a good a large number of substitute, जिस किसी गुड का अगर बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट है, अगर आप मान लीजिए कोई एक साबुन का दाम बढ़ जाए तो आप क्या उस साबुन के लिए रुके रहेंगे, उसकी डिमांड करेंगे? आप दूसरे साबुन पे नहीं चले जाएंगे. तमाम तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, अलग अलग कंपनी बना रही है, बना तो सब रहे हैं, सोप ही बना रहे हैं. अगर पेन आपको लगता है कि ये पेन महंगा हो गया तो आप दूसरा पेन नहीं खरीद लोगे जो जिस भी कंपनी का पेन आपको सस्ता मिल रहा है. तो ये कह रहा है कि एक गुड हैज ए लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, देन इट डिमांड इज लाइकली टू बी हाईली इलास्टिक. अगर उसके सब्स्टिट्यूट ज्यादा हैं तो वो क्या होगा? हाईली इलास्टिक होगा. Because a very small increase in price would result in consumer shifting to other product. थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो तुरंत वो कर देगा, उसके लिए नहीं इंतजार करेगा. अगर वो 5 रुपए का पेन मिल रहा है और उसका दाम अगर 5.5 हो गया तो वो तुरंत दूसरा पेन ले लेगा, क्योंकि उसको वहां पे 5 रुपए में पेन मिल रहा. थोड़े से चेंजेस के लिए भी वो तुरंत कर दे रहा है. ऐसा नहीं कि उसको उस प्रोडक्ट के प्रति बड़ा लगाव है. क्यों हंस रही है? कुछ ऐसा है क्या? बाहर कर दें क्लास से. ज्यादा हंसी आ रही है? कोई जोक सुना रहे हैं? आपको अगर इंटरेस्ट है तो क्लास से बाहर जा सकती है. जबरदस्ती नहीं पढ़ाया सकता. अगर लग रहा है कि दिस क्लास इज बोरिंग तो आराम से जा सकते हो. 10 बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे. If a good has a large number of substitute, then its demand is likely to be highly elastic. Because क्यों ऐसा होता है कि very small increase in price would result in consumer shifting to other product, pen, soap. और उधर ही दूसरे तरफ आप जाएंगे. On the other hand, if a commodity does not have close substitute,
then its demand is likely to be inelastic. जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, जैसे एनसीईआरटी बुक है, आप देखिए एनसीईआरटी बुक हमेशा क्राइसिस रहता है, उसकी आप उतना वो प्रोवाइड ही नहीं कर पाता है, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं। एनसीईआरटी की तरह कोई किताब निकालता है, एनसीईआरटी ये पब्लिशर जो निकालते हैं ये पब्लिश करते हैं उस चीज को अलग नहीं, लेकिन एनसीईआरटी की ही तरह कोई है तो उसका क्या होगा, वो इनइलास्टिक होगा। ये देखो, इफ ए कमोडिटी डज नॉट हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट, उससे जुड़ा हुआ नहीं है और इतनी सस्ती, एनसीईआरटी किताब सबसे सस्ती मिलती है ना, आज के डेट में भी एनसीईआरटी किताब जैसा सस्ता कोई किताब ही नहीं है। आप लोग तो अब मान लो जो भी होगा प्राइस, नहीं तो 6 रुपया, 7 रुपया और 10 रुपया और 12 रुपया में एनसीईआरटी किताब मिलती थी इंटर तक की, सबसे कम कीमत पे एनसीईआरटी का कोई सब्स्टिट्यूट बता दो। पब्लिशर अगर इतनी मोटी किताब बना रहा है तो उसकी 400 किताब का दाम रखा है, लेकिन एनसीईआरटी के पैरेलल कोई बता दो। तो यही कह रहा है, इफ ए कमोडिटी डज नॉट हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट देन इट डिमांड इज लाइकली टू बी इनइलास्टिक। एग्जांपल एनसीईआरटी बुक। ज्यादा सब्स्टिट्यूट होगा तो क्या होगा, ज्यादा इलास्टिक होगा, और जिसका सब्स्टिट्यूट कम होगा तो क्या होगा, कम इलास्टिक होगा, वो लेस देन 1 होगा और वो मोर देन 1 होगा। इतनी बात समझ में आएगी। अब आओ नेचर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी का एक नेचर भी है, जैसे द डिमांड फॉर लग्जरी गुड लाइक परफ्यूम, एक्सपेंसिव कार आर जनरली इलास्टिक। इलास्टिक में समझ रहे हैं ना कि मोर देन। क्यों ऐसा है? इन रिस्पॉन्स टू एनी प्राइस चेंज द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय लार्ज परसेंटेज। अगर इसके प्राइस में कोई चेंजेस होता है तो इसके चेंजेस क्या होगा, ये भी लार्ज होंगे। ऑन द अदर हैंड डिमांड फॉर नेसेसिटी गुड, अब फूड है, सॉल्ट है, ये हमारी नेसेसिटी गुड है। अगर मैंने कहा कि नमक है, इसका दाम बढ़ जाए चाहे घट जाए क्या फर्क पड़ता है, हम तो खाएंगे उतना ही, हम उसकी क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंजेस तो लाए नहीं लगे, चाहे दाम बढ़े या चाहे घटे। लेकिन अगर इसमें कहीं चेंजेस आता है ज्यादा तो उसकी क्वांटिटी में भी चेंजेस आएंगे। तो ये इसको कहते हैं नंबर ऑफ नेचर ऑफ, नहीं क्या था, नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट हो गया, और ये हो गया आपका नेचर ऑफ कमोडिटी। तो ये कमोडिटी का नेचर है कि अगर लग्जरी चीजें हैं तो उसके दाम के बढ़ने और घटने पे, उस पर डिमांड पे फर्क पड़ेगा, वो मोर देन होगा। लेकिन नेसेसिटी आइटम है, फूड है, खाना खाएगा ही आदमी, सॉल्ट है, सॉल्ट तो यूज करेगा उतना ही, चाहे वो 50 रुपए का पैकेट मिले चाहे 500 रुपए का मिले, वो उतना ही क्वांटिटी कंज्यूम करेगा जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। मेडिसिन है, इमरजेंसी गुड, ऐसा तो नहीं कि सस्ता बड़ा घटने से और महंगा होने से वो 10 गोली खाने लगेगा। अगर सस्ती हो गई तो क्या वो फ्री में गोली खाना लगेगा, उसकी जितनी नीड है उतनी ही खाएगा। तो उसको आप नेचर ऑफ कमोडिटी कहते हैं, वो भी आपकी इलास्टिसिटी पे प्रभाव डालता है। टाइम पीरियड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द टाइम पीरियड अवेलेबल टू द कंज्यूमर इज शॉर्ट, ये भी प्रभाव डालता है। जैसे दवा आप खाते हो, दवा खा रहा है तो दवा का टाइम पीरियड, दवा नहीं खाएंगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, तो उसका टाइम पीरियड क्या है, वो शॉर्ट है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होंगी कि आपको 2 साल में गाड़ी खरीदनी है, 5 साल में गाड़ी खरीदनी है, तो टाइम पीरियड उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो शॉर्ट टाइम पीरियड है, द जनरली डिमांड इन इलास्टिक, वो इन इलास्टिक होगा। और अदर हैंड में टाइम पीरियड अगर कंज्यूमर के पास लंबा है, लंबा समय है, तो वो क्या होगा, इलास्टिक होगा। टाइम पीरियड कम होगा तो इन इलास्टिक होगा, और टाइम पीरियड ज्यादा आपके पास है, जैसे आपको कह दिया कि आपको 3 साल में आपकी तैयारी करके सिलेक्शन लेना है, तो यू हैव 3 इयर्स ना, आपके पास 3 साल का समय है कि आप तैयारी करेंगे, तो आपको क्या होगा, वहां इलास्टिक होगा कि इन इलास्टिक, इलास्टिक, क्योंकि मोर देन है। लेकिन जहां लगता है कि नहीं, अगर तुम ये नहीं पढ़ोगे, आप नहीं करोगे तो आप आगे क्लास में नहीं जा सकते हो, अब तुम्हारे पास केवल 2 महीने का समय है, ये कह दिया तो क्या हुआ, टाइम पीरियड है, तो ये क्या हुआ, कम टाइम पीरियड है, वो हुआ इन इलास्टिक। क्लियर? तो टाइम पीरियड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब है proportion of total expenditure of a commodity. If the amount spent on product constitute a big proportion of total expenditure, then demand for the product is elastic. Or on the other hand, it's a very small proportion, then the spend on a product, then demand is likely be inelastic. अब इसका एग्जांपल के साथ समझो। मान लो किसी गाड़ी का दाम है 9500, ठीक, और एक मैच बॉक्स का दाम कितना है, 10 रुपया, ठीक। अब आपकी गाड़ी का दाम 1500 बढ़ गया, तो आप गाड़ी खरीदोगे?
क्योंकि आपका बजट था कितना 9500 का। लेकिन अगर मैच बॉक्स का 10 रुपया से दाम उसका 30 रुपया हो गया तो आप खरीदोगे कि नहीं? खरीद लोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस आपके उसमें नहीं आया, आपके बजट के अंदर है। लेकिन जब बजट से आपका क्रॉस कर गया तो आप उसमें नहीं करेंगे। तो ये भी कह रहा है कि प्रोपोर्शन जो होना चाहिए टोटल एक्सपेंडिचर के कॉमोडिटी भी आपके इलास्टिक और इन इलास्टिक पे प्रभाव डालता है। ये बात समझ में आई? देखो लैंग्वेज पढ़ो। इफ द अमाउंट स्पेंड ऑन प्रोडक्ट कॉन्स्टिट्यूट ए बिग प्रोपोर्शन टोटल एक्सपेंडिचर देन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज इलास्टिक, ज्यादा है। और द अदर हैंड इफ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ, जैसे मैच बॉक्स का 10 से 20 हुआ तो एक छोटा चेंजेस आया ना, तो उससे क्या होगा, तो वो लेस देन हो रहा तो क्या होगा, वो इन इलास्टिक। लेकिन मोर देन होगा तो इलास्टिक। तो यही एग्जांपल में दिया, ठीक। अब देखो नंबर ऑफ यूजेस, इफ ए कॉमोडिटी कैन बी पुट टू मेनी यूजेस देन इट्स डिमांड इज लाइकली टू बी इलास्टिक। अब मिल्क है तो क्या मिल्क से एक ही चीज बनता है? मिल्क आप डायरेक्ट भी पी रहे हैं, मिल्क से मिठाई भी बन रही है, मिल्क के कई प्रोडक्ट हैं, तो इसकी डिमांड क्या होगी, मोर देन होगा कि लेस देन होगा? मोर देन होगा, तो वो इलास्टिक होगा, ठीक। ये भी आपका एक इलास्टिसिटी पे इफेक्ट डालता है। और हैबिट ऑफ कंज्यूमर, कॉमोडिटी इन हैबिट जनरली हैव लो इलास्टिसिटी। आपकी जो हैबिट है, अब वो गलत है कि सही है, जो भी है, तो वो भी आपका क्या होगा, लेस देन 1 होगा। सबकी तो हैबिट नहीं हो सकती है ना, तो उसकी डिमांड क्या होगी, लेस देन होगा। तो ये 5 अपने मुंह से बोलो क्या क्या बताया मैंने, कहानी तो बड़ी सुन रहे थे, बताओ कोई क्या क्या आपके इलास्टिसिटी डिमांड पे इफेक्ट डालता है। पहला क्या था? पहले से शुरू करो, बोलो गर्ल्स, नींद आ रही है ना, बताओ, सीधा बैठो, बताओ क्या बताया मैंने, सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा था। सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा फिर से देखो, नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, पहला नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। जैसे ही दाम थोड़ा सा बढ़ा तो आप दूसरा प्रोडक्ट आप चूज कर लोगे, नंबर ऑफ, इसको बोलते हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट। दूसरा हमने बताया नेचर ऑफ कॉमोडिटी, कॉमोडिटी का नेचर होना चाहिए कि वो एक्सपेंसिव ज्यादा है कि लो एक्सपेंसिव है कि हाई एक्सपेंसिव है। तीसरा टाइम पीरियड, चौथा प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, और पांचवा क्या है, नंबर ऑफ यूजेज, और छठा हैबिट ऑफ कंज्यूमर। फिर से बोलो स्टार्टिंग से, और चलो लिखो, राइट डाउन, लिखो। पहला हेडिंग डालो, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। राइट डाउन, बोलने को नहीं कहें, लिखने को कहें। जब बोल रहे हो कह रहे तो मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। लिखो, तब तो मनमोहन सिंह हो गए थे। चुप, चलो। नंबर ऑफ क्लोज, पहला लिखा, ये हेडिंग डाला, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला लिखो नंबर 1, नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। If a good has a large number of substitute, if a good has a large number of substitute, then its demand is likely to be, if a good has a large number of substitute, then its demand is likely to be highly elastic, likely to be highly elastic, because a very small increase, because a very small increase in price would result in consumer
in price would result in consumer shifting to other products, shifting to other products. Example, pen, soap, etc. On the other hand, if a commodity does not, on the other hand, if a commodity does not have close substitute, if a commodity does not have close substitute, then its demand is likely to be inelastic. Then its demand is likely to be inelastic. हो गया? एग्जाम्पल में लिख लो एनसीईआरटी बुक्स, ये इनइलास्टिक होगा, और सोप और पेन क्या होगा? इलास्टिक होगा. जिसकी डिमांड ज्यादा होगी, जहां भी चेंजेस हुआ तो उसकी डिमांड ज्यादा होने लगे, दूसरे पे चला जाएगा सब्स्टिट्यूट में, और जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है तो वो इनइलास्टिक होगा. दूसरा लिखो, नेचर ऑफ कॉमोडिटी. तुम क्यों नहीं लिख रहे हो? सीधा बैठ के लिखो. नेचर ऑफ कॉमोडिटी, द डिमांड फॉर लग्जरी गुड, the demand for luxury goods like perfume, expensive car, the demand for luxury good like perfume, expensive car are generally elastic because in response to any price change, the quantity demanded changes. The quantity demanded changes by large percentage. On the other hand, demand for necessity goods example, food, salt are generally inelastic. लग्जरी आइटम चाहे बढ़ जाएगा तो उसकी डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी, लार्ज नंबर पे इंक्रीज हो जाएगा, उसकी सस्ती हो जाएगी तो भी बढ़ जाएगी. लेकिन नेसेसिटी आइटम्स पे दाम के बढ़ने से और घटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी वो डेली नेसेसिटी आइटम्स है, तो वो इनइलास्टिक होगा. जहां ड्रास्टिक चेंज होगा वो क्या होगा? इलास्टिक होगा, और जहां ड्रास्टिक चेंजेस नहीं बहुत है तो वो इनइलास्टिक होगा. ये हो गया. अब लिखो टाइम पीरियड. If the time period available to the consumer is short, if the time period available to the consumer is short, then generally demand is inelastic.